आनंदम विषय की व्याख्यान माला में मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से सहआचार्य हिंदी, बीए प्रथम वर्ष व एमए प्रथम वर्ष प्रीवियस को स्वागत करते हैं। क्योंकि बीए प्रथम वर्ष और एमए प्रीवियस के पाठ्यक्रम में इस सत्र से आनंदम विषय जोड़ा गया है। बच्चों, आनंदम विषय में हमें विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे समाज की समस्याएं, समाज से जुड़े और विकास से जुड़े मुद्दे तथा बच्चों को एक सही दिशा में उनकी अपनी युवा शक्ति का प्रयोग करना इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए आनंदम विषय का शुभारंभ हुआ है। बच्चों, यह विषय न केवल आपके व्यक्तित्व विकास में सहयोग देगा, बल्कि साथ ही आपके शैक्षणिक उपलब्धियों में भी आपका सहयोग करेगा। हमारे सभी व्याख्याता जो हैं, प्रवक्ता जो हैं, विविध विषयों पर आपको जानकारी दे रहे हैं और इन विषयों को गहराई से आपको समझा भी रहे हैं। इनको समझते हुए आपको अपनी एक सही दिशा में एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, समाज की सेवा से जुड़ना है, समाज से जुड़ना है, समाज में आवश्यकता अनुसार जहाँ युवा शक्ति आप जैसों की ज़रूरत है, वहाँ आपके सहयोग की अपेक्षाएं समाज कर रहा है। इन सब का जो है आप सहयोग करते हुए इस विषय को जो है समृद्ध करेंगे। बच्चों, आज मैं समाज के एक उस पक्ष की चर्चा करूंगी कि हमारा देश, आज हम 21वीं सदी के प्रारंभ में पहुंच गए हैं और अभी भी हमारा समाज उन पुरानी मान्यताओं से, रूढ़ियों से जकड़ा हुआ है। आधुनिकता की परिभाषाओं को विकास की ओर न ले जाकर विध्वंसता की ओर ले जा रहा है, जिसमें समाज की एक इकाई, जिसे मैं कहूँ महिला, अभी भी उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है, जो समाज में अवरोध पैदा कर रही हैं, समाज के विकास में जो है अवरोध पैदा कर रही हैं। तो बच्चों, हमें महिला के, जैसे मैंने पहले भी एक व्याख्यान में कहा है कि सम्मान की रक्षा करें। वह एक परिवार की वो कड़ी है, वो आधार है, जिसके बिना परिवार रूपी रथ का पहिया चल ही नहीं सकता। तो मैं आज चर्चा करूंगी
उत्पीड़ित महिला के बारे में। बच्चों, 21वीं सदी में हम कदम रख चुके हैं। भारतीय समाज में नारी को आज भी यह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जो उसे पहले मिल जाना चाहिए था। आज भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति शोषण, अत्याचार, अन्याय, बलात्कार आदि घटनाएं सरेआम और निर्भयतापूर्ण हो रही है। महिलाओं को समुचित न्याय दिलाने के लिए सरकार ने तरह तरह के कानून बनाए हैं, पर इन सब के बावजूद भी ऐसा महसूस होता है कि महिला वर्ग अधिकतर उन सब प्रयासों से लाभान्वित नहीं हो पाया है। और इन सब के पीछे जाने अनजाने कई कारण हैं, जैसे महिलाओं में शिक्षा की कमी, रूढ़िवादिता, भय इत्यादि। आधुनिकीकरण के युग में भी समाज का बड़ा तबका जो है आज भी कन्या शिक्षा को अच्छा नहीं मानता। महिलाओं के प्रति इन्हीं भेदभावों को दूर कराने के लिए 8 मार्च को हम महिला दिवस तो मनाते हैं, पर क्योंकि जो महिलाएं हैं वो शिक्षित होकर अपनी शक्ति, अधिकार को पहचान सके, समझ सके। यदि महिलाएं बौद्धिक और आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो वे प्रत्येक क्षेत्र में उचित निर्णय लेने में सफल हो पाएंगी। इसी संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी है कि यदि जनता में जागृति पैदा करनी है तो पहले महिलाओं में जागृति पैदा करो। एक बार जब वे आगे बढ़ती हैं तो परिवार भी आगे बढ़ता है, गांव, शहर आगे बढ़ता है, सारा देश आगे बढ़ता है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने में सर्वप्रथम स्थान आता है हमारे भारतीय संविधान का। भारतीय संविधानों में नागरिकों के अधिकारों की गारंटी दी गई है। कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं बरता जाता है। महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्हें सशक्त बनाने का सबसे कारगर तरीका उन्हें उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी भी देना है, ताकि वे जान सकें कि कानून ने उन्हें कितनी सुरक्षा प्रदान की है तथा कानून के द्वारा वे कौन कौन से अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। अत्याचार, अन्याय और शोषण का मुकाबला कैसे कर सकती हैं। संविधान में महिलाओं को बराबरी का अधिकार और दर्जा दिया गया है। समय समय पर और भी कानून बनाए गए हैं जिससे कानूनी दृष्टि से महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई। अतः महिलाओं को ये जानने के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। अगर वे शिक्षित होंगी तो अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष कर एक आदर्श महिला बन सकती हैं। लेकिन क्या वास्तविक रूप में समाज में ऐसा है? यह एक सोचनीय प्रश्न है, क्योंकि महिलाओं का उत्पीड़न अगर हम कहें कि एक निश्चित अवस्था से शुरू हो जाता है तो हमें जो है इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। दुनिया में अपनी आंखें खोलने से पूर्व ही गर्भावस्था से लेकर मृत्युशैया पर आसीन होने तक महिलाओं को आपात मस्तक आजीवन अत्याचारों का ही सामना करना पड़ता है। इस दौरान
उन्हें भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, कुपोषण, बाल विवाह, शिक्षा के असमान अवसर, बलात् विवाह, अल्पावधिक गर्भधारण, वधू हत्या, वृद्धावस्था की उपेक्षा, विधवा के रूप में हीनता, वेश्यावृत्ति, लैंगिक शोषण, शारीरिक और मानसिक बलात्कार आदि कई घृणित उत्पीड़न से जूझना पड़ता है। ये सभी प्रकार के शोषण विकासशील देशों के समाज में सभी ओर देखे और सुने जा सकते हैं। समाचार पत्रों और जनसंचार के अन्य माध्यमों से इससे संबंधित घटनाएं और रिपोर्ट प्रकाशित होती ही रहती हैं। इन सभी अत्याचारों का प्रभाव महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर पड़ता है। मादा भ्रूणों की हत्या अवांछित रूप में इसलिए कर दी जाती है कि लड़कियां समाज का बोझ मानी जाती हैं। पुरुष स्त्रियों को अपनी संपत्ति के रूप में देखते हैं तथा उपयोग अपने मनोनुकूल आवश्यकताओं के अनुरूप करते हैं। भारत के प्रथम संविधान निर्माता मनु ने स्त्रियों की वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था, पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, न स्त्री स्वातंत्र्य महन्ति। अर्थात स्त्री किशोरावस्था में पिता की निगरानी में, युवावस्था में पति की निगरानी में, वृद्धावस्था में पुत्र की निगरानी में जीवन यापन करती है। इसलिए उसे स्वतंत्रता की ऐसी आवश्यकता ही नहीं है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति रही है कि जो हताश और निराश उसे दबाया जाए। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति का शिकार महिलाएं भी होती हैं। पुरुष स्त्रियों की समस्त दुर्बलताओं और प्रतिकूलताओं का दुरुपयोग करते हुए अपने शक्ति प्रदर्शन द्वारा अधिक अत्याचार करता है। विश्व के अधिकांश समाज एवं संस्कृति में आज भी महिलाओं को वंश वृद्धि में सहायक और घर के भीतर बनाने से लेकर अन्य कार्यों को संपादित करने वाली एक मशीन के रूप में स्वीकृति दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि घर के भीतर का कार्य करना बहुत घृणित श्रेणी का है, परंतु हमारी सामाजिक व्यवस्था ने महिलाओं के भीतर इसके प्रति कुंठा की भावना उत्पन्न की है। कार्यालयों अन्य संस्थानों में कार्य करने वाले संकीर्ण मानसिकता वाले पुरुषों के मुंह से यह उक्ति अक्सर सुनी जाती है, अरे तुम महिलाओं को करना ही क्या पड़ता है, खाना बनाना, कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना और दिन रात घर में बैठे हुए आराम फरमाना के सिवा तुम्हारे पास और काम ही क्या है। परंतु ऐसी बातें करने वाले पुरुषों को तो यह सोचना ही नहीं चाहिए कि वे कार्य करने के पश्चात जिस घर में लौटते हैं वहाँ की व्यवस्था समुचित न हो तो उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। घर की व्यवस्था का प्रबंधन महिलाएं ही तो करती हैं। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना एक स्वस्थ परिवार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। भारत जैसे देश के समाज में लड़कियों को पराया धन के रूप में माना जाता है। लड़की ने जिस परिवार में जन्म ग्रहण किया उस परिवार के लोग उसका विवाह कर अपनी जिम्मेदारी समाप्त कर लेते हैं और विवाह उपरांत लड़की जिस परिवार में जाती है
वहाँ भी उसे भार का समझकर उसके साथ सौतेलेपन का व्यवहार होता है। एक ही परिवार में यदि एक लड़का और एक लड़की का पालन पोषण होता है तो दोनों में स्पष्ट रूप से भेदभाव किया जाता है। बाल विवाह, कम उम्र में गर्भ धारण का दबाव, भ्रूण की हत्या, विधवा को हीन दृष्टि से देखना, दहेज की लालच में विवाहित महिला की हत्या, वृद्धावस्था में उपेक्षा आदि महिलाओं के साथ हो रहे घरेलू अत्याचार अभी भी निरंतर जो हैं हो रहे हैं। घरेलू उत्पीड़न के अतिरिक्त महिलाओं को सार्वजनिक शोषण और अपमान का शिकार भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक होना पड़ता है। लैंगिक शोषण, शारीरिक मानसिक बलात्कार, भावात्मक यौन उत्पीड़न आदि महिलाओं के साथ होने वाले सार्वजनिक शोषण हैं। बलात्कार वस्तुतः एक पुरुष द्वारा एक महिला के विरुद्ध मात्र शोषणात्मक व्यवहार नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक अपराध की घोषणा है। उसका उपयोग महिलाओं द्वारा अपने विरुद्ध होने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के उपक्रम को हताश करने हेतु एक शस्त्र, एक यंत्र के रूप में किया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से या घर में या फिर युद्धों में महिलाओं के साथ बलात्कार मात्र इस तथ्य का स्पष्ट संकेतक है कि उनकी स्थिति एक संपत्ति के रूप में है। आज बलात्कार का शिकार 8 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाएं हो रही हैं। अब तो महिलाओं को बलात्कार के नाम पर धमकी दी जाती है। यदि वे शोषण और अपराध के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहती हैं या उठाती हैं तो इस संदर्भ में जो है उनके साथ धमकियां दी जाती हैं। राजस्थान राज्य में घटी यह घटना नैतिकता के पतन की पराकाष्ठा का संकेतक है, जहां एक बाल विवाह परिवार के पुरुषों ने सामूहिक बलात्कार किया था। ऐसा नहीं है कि यह घटना अपवाद है, ऐसी घटनाएं तो आए दिन घटती ही रहती हैं। शारीरिक शोषण महिलाओं की मानसिक हताशा का कारण है और शोषण का एक रूप भी मार का भय, दर्द सहने की अवस्था तथा बलात्कार और अपमान की त्रासदी महिला को यथास्थिति में बने रहने में सहयोग करता है। हमारा सामाजिक दृष्टिकोण रूढ़िवादी हीन है। हमारी न्याय व्यवस्था में बलात्कार महिलाओं को चरित्र हनन के रूप में अधिक उजागर करता है, अपराध रूप को कम। बलात्कार की शिकार महिलाएं चरित्र हनन के मामले खोजे जाते हैं। मानवता के प्रति ये एक भयावह अत्याचार है। यह मानवता के नाम पर कलंक नहीं तो फिर और क्या है। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात तो और क्या हो सकती है कि मानवता, शांति और अहिंसा के संस्थापक, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने यह कहा था कि स्त्री होना ही दुख है, और बौद्ध संघ में जब तक स्त्रियों का प्रवेश नहीं होगा तभी तक उसका दीर्घकालीन अस्तित्व कायम रह सकता है। मध्यकाल में हिंदी के प्रसिद्ध कवि संत तुलसीदास ने भी नारी की तुलना शूद्र, पशु और गंवार से की और लिखा कि ढोल, असंस्कृत मनुष्य, अस्पृश्य व्यक्ति, पशु और महिलाएं पीटी जाएं। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब तारण के अधिकारी। जातीय, धार्मिक, सांप्रदायिक, वर्गीय कारण भी महिलाओं के शोषण में सक्रिय हैं। जातीय युद्धों का परिणाम महिलाओं का अपमान या उनके साथ बलात्कार भी है। सांप्रदायिक दंगों के साथ भी समान स्थिति है। धार्मिक उग्रपंथी सर्वप्रथम महिलाओं पर प्रतिबंध लगा देते हैं और ऐसे विधानों तथा प्रथाओं को मान्यता प्रदान कर देते हैं जो इतने अव्यावहारिक होते हैं कि आधुनिक युग के मूल्यों के साथ
उनका कोई समन्वय ही नहीं होता। महिलाओं की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया शोषण के विरुद्ध शोषण का रूप धारण करने लगती है। कुल मिलाकर महिलाएं मौन रूप से उत्पीड़न को झेलती रहती हैं। दुर्भाग्यवश उत्पीड़न की शिकार होती महिलाओं पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, परंतु इसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम कहें तो परिवार और समाज पर पड़ता है। संपूर्ण परिस्थितियों का यदि हम सूक्ष्म आकलन करें तो स्पष्ट होगा कि महिलाओं का शोषण समाज में बढ़ते अत्याचार के एक पहलू के रूप में देखा जाता है। महिलाओं के शोषण और सामाजिक हिंसा के कारण मनुष्य की मनोवृत्ति और इच्छा में भी निहित है। इसके 3 प्रत्यक्ष कारण हैं: धन प्राप्ति, अहंकार, केंद्र कला तथा पशुजन्य मूल प्रवृत्ति। इन 3 कारणों से समाज और परिवार में शोषण और अत्याचार का वातावरण उपस्थित होता है। भौतिक संपदा की प्राप्ति की महत्वाकांक्षा उत्पन्न होती है और इसके लिए होड़ बढ़ती ही जाती है। शोषण भी बढ़ता ही जाता है। आज विश्व के अधिकांश देशों में भौतिक समृद्धि की भूख बढ़ती ही जा रही है। आज विकास की गति ने जो स्वरूप धारण कर लिया है, उसमें किसी भी देश अथवा समाज का विकास महिलाओं के पर्याप्त सहयोग के बिना संभव नहीं है। महिलाओं का यह सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उनके लिए शोषण, अत्याचार मुक्त, स्वतंत्र वातावरण का निर्माण किया जाए। नर और नारी दोनों गाड़ी के वे 2 पहिए हैं जो गाड़ी को सुचालकता से और दीर्घावधिक क्षमता से दोनों पहियों के साथ मिलकर चलने में निहित हैं। हाँ, शारीरिक संरचना को देखते हुए नारियों को संरक्षण की अधिक आवश्यकता है, शोषण और उत्पीड़न की नहीं। नारियां श्रद्धेय है और उन्हें श्रद्धा प्रदान करने में ही पुरुषों का चारित्रिक विकास भी निहित है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में सही कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। तो बच्चों, ये स्थितियों को देखते हुए हमें इस पर गहरे विचार करना होगा। हमारी मानसिकता को बदलने के लिए सबसे पहले जो है कदम हम ही युवा शक्तियों को बढ़ाना होगा और समाज व परिवार में इस तरह के बीजों को जो है प्रस्फुटित भी नहीं होने देना होगा। ये सही है कि महिला के अधिकार और कानून के विषय में अभी तक हमारी जानकारी महिलाओं को नहीं है। इसके विषय में हम आगे भी एक चर्चा करेंगे, घरेलू हिंसा कानून, जिसका व्याख्यान भी हम देंगे कि महिलाओं को और कितनी सुरक्षा हमारे कानून ने दी है, हमारे संविधान ने दी है। धन्यवाद।